Hello students, this is orientation for semester 5 of honors courses for generic elective paper. Uh, you people have already studied generic elective papers in your previous 4 semesters, so you know the basic concept that you cannot take papers of the department that are your core subjects. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आप कॉमर्स का पेपर जो आपका कोर है वो जनरिक इलेक्टिव में नहीं पढ़ सकते. यू कैन टेक अदर डिपार्टमेंट्स पेपर. तो ये ओरिएंटेशन का पर्पस यही है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट्स आपको पेपर ऑफर कर रहे हैं आपको उन पेपर्स के बारे में पता लगे एंड देन यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन और आप ईआरपी पे अपने पेपर का चॉइस कर सके. दिस इज नॉट योर फर्स्ट टाइम, सो आई गेस आप लोग जानते हो, आपको ये प्रोसेस पता है. मैं कुछ दूसरी चीजें क्लियर कर देती हूँ. नंबर 1, अब आप लोग थर्ड ईयर में आ गए हो. अगर तो आप फोर्थ ईयर तक अपनी डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हो और अपने जेनरिक वाले सब्जेक्ट में माइनर की डिग्री बनाना चाहते हो तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट के पेपर्स आपने फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स में पढ़े थे, फॉर एग्जांपल अगर आपने इकोनॉमिक्स का जेनरिक इलेक्टिव लिया था और आप उसके 3 या 4 पेपर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आप उसी में अपना जेनरिक इलेक्टिव कंटिन्यू करो अगर आपको माइनर की डिग्री बनानी है, जो कि फोर्थ ईयर में ही पॉसिबल होगा. लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं है कि माइनर की डिग्री बनानी है या फिर आप थर्ड ईयर में ही ये डिग्री को यहाँ पे स्टॉप करके छोड़ दोगे तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है. यू कैन चूज एनी अदर जेनरिक इलेक्टिव. आप हर सेमेस्टर में अलग अलग पेपर, अलग अलग डिपार्टमेंट के पेपर्स भी पढ़ सकते हो. आपको जीई के क्रेडिट्स उसमें आराम से मिल जाएंगे. कि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर डिपार्टमेंट में पेपर में सीट्स अब लिमिटेड है, तो ज़रूरी नहीं है आपको अपनी पसंद वाला सब्जेक्ट मिले. तो आई वुड सजेस्ट जिन स्टूडेंट्स को फोर्थ ईयर में जाके अपनी माइनर की डिग्री बनानी है वो फॉर्म खुलते ही जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दें क्योंकि सीट्स हर पेपर में लिमिटेड है ताकि उन्हें अपनी चॉइस का पेपर मिल सके और उनकी माइनर की डिग्री में इशू ना आए. ऑल राइट. बाकी स्टूडेंट्स कैन ऑफ कोर्स डू इट लेटर, बट ये सभी लोग टाइम से फॉर्म भरते हैं. आप जितना जल्दी भरेंगे आपको अपना प्रेफर्ड सब्जेक्ट मिल जाएगा. अदरवाइज यू माइट हैव टू गो टू योर सेकंड प्रेफरेंस वंस द सीट्स आर फुल. ऑल राइट. इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आप सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आराम से ये वीडियोस देख के, जो कि 2 पार्ट्स में होंगी, आराम से ये डिसीजन करें और एक ही बारी में डिसाइड करके फॉर्म भरें. बाद में कोई भी चेंज की एप्लीकेशंस एंटरटेन नहीं की जाएंगी. ऑलराइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप डिसीजन ले डोंट गो बाय द टीचर स्पीकिंग. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो टीचर आपको यहाँ पेपर के बारे में बता रहे हैं वही पढ़ाए. तो आप पेपर के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं. ऑलराइट. यू नो मोस्ट ऑफ द टीचर्स, यू आर इन थर्ड ईयर, सो इसके अलावा कोई क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट द टीचर्स डायरेक्टली. So now, without much delay, I would call upon Dr. Poonam from Commerce Department to tell about her paper. Hello. Hi, good morning, students. I'm Dr. Poonam from Department of Commerce. I am doing counseling for the subject Human Resource Management, which is offered to you all in semester 5. This subject relates to the management of people, which is very important in today's time. So those of you who are who want to understand how people behave, why people behave in a particular fashion, and what are the career prospects in the field of HR. So this paper will prove highly useful to you. In this paper, you will understand that what is human resource, how they are recruited, how they are getting the salary and other things. So in a company, we all know people are important. Without people, nobody, no organization can function well. So therefore, understanding people management and human resource is important, not only from the job employment prospects, but also as a person, you will be better able to understand your friends, your family members, and other people in your life. So it is important that if you opt for this paper of human resource management, then you will be able to understand why people are recruited, how people are recruited, how organizations function, how their salary structures are devised, how their performance is measured in a year, and
what are the important factors which are conducive for the easy life, easy work life. So therefore, through this paper, you will be able to understand individuals and groups in a better fashion. So this paper is important for the general understanding of people as well as from the employment prospects also. So as Princy Madam has told you that this paper can be opted only by the non-commerce students. So those of you who are having other queries or whatever query comes to your mind, you can note down my number. It is 9990366626. Feel free to reach out to me at the number. I repeat my number 9990366626. Thank you. Thank you, Dr. Poonam. Now I invite Dr. Kim from Computer Science Department to tell about her paper. Kim, in this version, you won't be able to share your screen, so please just Uh, speak about the paper and you all can right. give us the PPT. We'll put it on It's okay. website. It's okay. So I hope I'm audible. Yes. Okay. So this advanced web programming, do I need to introduce myself? I don't think so, right? Okay. So I'll just give an overview of what this advanced web programming is. If you're from a computer science background, like if you have studied in your 11th and 12th, it may be easy for you. If you're not, then still it's very easy. But at least you need to have some basic concepts of HTML. Okay, so a PHP, just like HTML, PHP is used for web designing. But why, when we can do everything with HTML, why do we need to use PHP? Is because there are some things with HTML lags, is that HTML is not supporting a dynamic web programming. So PHP, with the help of PHP, you can handle dynamic content, and also PHP is a server-side programming language, which means that you can interact with the server, like whatever you are requesting to the server, you can, it can be stored in a database. With the help of HTML itself, you can do it, but HTML alone cannot, is not a server-side programming language. But PHP is a what do I say? It's mm, a server-side programming language, and also that unlike every other programming language, the functions, the variables, and everything, they are the same. Okay, like you see, let me just look at my presentation, my slides. I wanted to share my slide, but it's not possible to share, so I'm Kim, just, yeah. please try to wind up within next 2 Yeah, minutes. so like every other programming language, you have variables and constants, data types, operators, expressions. They are all the same decision-making statements, okay? But the thing is, the syntax is different, okay? So you just have to learn the syntax. And string handling, also, you know, like creating strings, accessing string content, string concatenation and repetition, string searching, replacing string contents. You see, all of this, they are the same like any other programming. And the third chapter is all about handling HTML forms with PHP. Okay, like in HTML, you see in any kind of web pages, you see forms, right? So with the help of PHP, you can also handle HTML forms, such as data submission, processing using get and post method. Okay, and after that, database connectivity, for if you're connecting your PHP with a database, like if you're you, for that you need to have some servers like XAMPP, WAMP, LAMP. You see, you have to separately install them, and inside that you're going to create your database, and you're going to connect it with your PHP, and there's another different language for that.
Okay, like Uh, insertion, selection, update, deletion, all these stuffs. All right, uh, and then Dr. jQuery and Kim just JSON. Dr. Kim just tried Yeah. to tell the overview of the course, not the details. We are short on time. Yeah. So basically, it's a server-side scripting language. Like it's a communication between a client and a server. Like you see in any kind of web programming language, in any kind of website, you see, like you go to Bharti College, right? And then you click on something. All these things they are created with the help of HTML, you see, PHP, and all these things. Okay. So in this subject, you're just going to learn how they are created. That's it. And it's a practical course. And when it comes to practical stuffs, I'm very strict about it. If you think you're not able to run it, please don't opt to this subject. If you think you can execute it, go for it. Okay. So that's it. Okay. Thank you, Dr. Kim. Next is Dr. Nandini Sen from English department. Ma'am, please tell about your paper. Dr. Nandini, can you hear me? Dr. Nandini? She's there in the meeting. Yeah, okay. Yeah, Now I'm she there. I'm not able to. Yeah. Okay. Can you see me now? Yes, ma'am. Okay. So, hello everyone, and I'm Dr. Nandini C. Sen, and I'm from the English department. And what I'm going to be doing with you all is something called dystopic literature, dystopic writing. So, the term might sound a little tricky and a little difficult, but it's basically dystopia is the opposite of utopia. So utopia means something which is absolutely brilliant, the best, something which actually is something which is unreal, which mostly does not happen. Dystopia, on the contrary, is something that we face on a regular basis, the kind of lifestyles that we lead, the kind of governance that we have, and so on. So effectively, this is a literature-based course, and we are going to be doing 3 novels. And this course is particularly very interesting because, in a sense, we are going to be talking about science fiction, something which might interest many of you. And I will just give an example of one novel. You all have not read it, but you will know the word. So we are going to be doing a novel called H.G. Wells's The Time Machine. Now, even as I say the time machine, everyone knows what it means, right? We can go into the future, we can go into the past. The Time Machine, actually, it's a sci-fi novel, and we're going to be reading it, and we're going to try and understand what Wells was talking about when he wrote The Time Machine. You have Mary Shelley's The Last Man. Again, it's very interesting since all of us have seen COVID. Now, this novel was written way back in the 19th century. And here you have an author actually telling you that in 2021, 22, there is going to be, in the dystopic world that we have, there is going to be an illness, there's going to be an ailment, and people are going to die, exactly what happened during the COVID situation. So, it's absolutely brilliant. It's like through novels, we are going to be studying our society. So please join. You're going to have a lovely time. You're going to learn so much. You're going to learn how to read and how to analyze novels. And on top of that, what we're going to be doing is you're going to learn about what is dystopia. It will help you understand your everyday society. And that's really very important. It's an easy enough course. And I would suggest, unfortunately, we cannot, GE is not valid for students of English honors because this is an English honors course, my particular GE. So students from all other disciplines can apply. And believe you me, it's going to be a fun course and you're going to absolutely love it. You're going to read novels which you otherwise would not have read. You're going to read science fiction, which otherwise you would not have engaged with. And you're going to get an entirely different perspective to life. So that's it from me. And I hope to see you guys. And do keep in touch. Thank you, Thanks. Dr. Nandini. Next is Dr. Iti from English department to tell about another paper offered by Department of English. Yeah, hi. Thank you. Good morning, everyone. So, yeah, I'm from English department, Dr. Ritu Sharma. So I'm going to talk about another GE that the Department of English offers, and that's called genre fiction. And if you talk about this paper, the paper is going to inform you on the literary genre that we call fiction, wherein you will get to read a variety of fictional geniuses. And if I talk about
the syllabus, the paper, it has 3 units, and each unit has a certain text. So the very first unit will have your the book, The Sign of Foe, which is written by author Conan Doyle. And it's going to be a very fantastic and engaging text for the students. And another unit, that is unit 2, that will have your Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go. And that navigates through the ideas of identity, nostalgia, and friendship. And it will definitely talk about, different relationships. And the unit 3rd will contain 2 texts. So one is Ibn Safi's House of Fear, and another is Madhulika Little Crimson City. So if I talk about your first book of unit 3, that is House of Fear, it is a wonderful book which is critically acclaimed, and it will take the readers through an investigative journey which is full of amazement. So that is going to be again a treat to the students. And if I talk about Madhulika Little's Crimson City, so you will find in this book that stories of the characters, they are actually struggling with different things, but that's this story is woven against some historical events and a particular historical period. So you will have a variety of fictional work in this paper, and it's going to be really interesting for the students. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Iti. Next is Dr. Gopal from Hindi department. मैम ऑडियो हाँ जी, में हाँ जी सर, बताइए अपने पेपर के बारे में। मैम मेरा जो पेपर है हिंदी भाषा और कंप्यूटर, ये बेसिकली हम बच्चों को सिखाता है, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है वो बच्चों को नॉर्मली भाषा के बारे में सिखाता है और बताता है कि भाषा और तकनीक का जो अंतर संबंध है वो किस तरह है। मगर हमें जो जानना है वो ये है कि हम इस पेपर को क्यों पढ़ें, क्यों लें, हमारे लिए क्या उपयोगी हो सकता है। वैसे इसके पाठ्यक्रम के बारे में मैं हल्का-सा बता के मेन चर्चा करूँगा। बेसिकली ये बताता है कि कंप्यूटर और भाषा के साथ-साथ जुड़ाव करके आप क्या सीख सकते हो। जैसे नॉर्मल आप वेबसाइट के बारे में सीख सकते हो, इन पत्रिका के बारे में सीख सकते हो, मगर जो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो है रोज़गार के क्षेत्र में। किस प्रकार जो नया जो 1990 के बाद जो नया जो समय शुरू हुआ है, वो किस तरह जब दुनिया का प्रचार-प्रसार भारत में आना-जाना स्टार्ट हुआ है, तो एक ज्ञान का भी एक प्रचार-प्रसार इंडिया में आ रहा है और भारत की बातें भी बाहर जा रही है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि भारत में जो हिंदी भाषी जो लोग हैं, वो किस तरह इंग्लिश के या जर्मन या अदर लैंग्वेज को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया है कि हम कंप्यूटर के द्वारा हिंदी गूगल इनपुट टाइप की कुछ चीज़ें सीख कर हम बाहर की बुक्स का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं और हमारे भारतवासियों को बता सकते हैं कि किस तरह जो बाहर के लोग हैं, उनका ज्ञान का स्तर क्या है या उनकी जो अच्छी बातें क्या हैं, उनको हम सीख सकते हैं। दूसरी बात, हम जो इसमें जो पेपर में पढ़ाने वाले हैं, वो ये है कि जो ई-पत्रिकाएँ हैं, जो लगातार कोरोना के बाद जिस तरह उनका आगमन हुआ है, वैसे पहले भी थी, लेकिन जो आउटलुक, इंडिया टुडे, आलोचना, आजकल जो जैसी बहुत अच्छी पत्रिकाएँ मानी जाती हैं, उसके बारे में बच्चे किस तरह उनमें इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए, किस प्रकार बच्चे एक जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं, ऑनलाइन जर्नलिज्म की तरफ। तो आपको ये सब सिखाया जाएगा कि किस तरह आप इन पत्रिकाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने आर्टिकल लिख सकते हो, है ना? और धीरे-धीरे बड़े पदों पर जा सकते हो। और नया जो एक सेगमेंट आया है ई-गवर्नेंस का, मुख्य रूप से जब से हम 2014 के बाद में भारत सरकार ने जिस तरह बताया है कि जो गुड गवर्नेंस की तरफ हम जाएँगे, तो ये बताएगा कि कंप्यूटर से किस तरह हम गुड गवर्नेंस जनरेट कर सकते हैं। लोगों को अच्छे से गवर्नमेंट के थ्रू हम उनकी सेवाएँ किस तरह दे सकते हैं, उनकी योजनाओं को गरीब लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो एक इस तरह से हम ये चीज़ हम देखेंगे, इस तरह आपको सिखाया जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे रोज़गार इस क्षेत्र में हैं और हिंदी की वेबसाइट्स के बारे में आपको खेल-खेल मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को पेडोलॉजी के थ्रू आपको बताया जाएगा कि हिंदी की वेबसाइट्स किस तरह मतलब इमर्ज कर रही है वर्तमान में भारत के अंदर। तो वो भी काफ़ी
किफ़ायती होगा। वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आप छोटी-छोटी स्टार्टअप बना सकते हैं कंप्यूटर ऑनलाइन के माध्यम से हिंदी भाषा में। तो ये इतनी जानकारी हम बच्चों को दे पाएँगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग पेपर लगेगा ये। ओके, थैंक यू डॉक्टर गोपाल। हिंदी डिपार्टमेंट का एक और पेपर है रंगमंच, उसके बारे में कौन बताएंगे? डॉक्टर रेखा और हेलो। हाँ जी रेखा मैम, जल्दी से बस 2 मिनट में बता दीजिएगा, हमारे पास रिकॉर्डिंग का लिमिटेड टाइम बचा है। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार। मैं आज जिस पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है रंगमंच और लोक साहित्य। लोक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोक की उनकी रूढ़ियां, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं और उनके संस्कार, ये सब कुछ उस साहित्य में झलकता है। और लोक साहित्य में भी पर्टिकुलरली हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है लोक नाट्य। लोक नाट्य और रंगमंच, इनके ऊपर हमें बात करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोक नाट्य का उद्देश्य है भारतीय सांस्कृतिक बोध को पुनर्स्थापित करना, उसके बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देना। हमारे आज के युग में जबकि सब कुछ एक ग्लैमराइज पॉपुलर कल्चर में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसे युग में पूरा प्राचीन भारतीय संस्कृति को पुनः विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए इस पेपर की बहुत उपयोगिता है। अब अगर आपको मैं इसके उदाहरण देना चाहूं तो जैसे रामलीला आदर्श भारतीय समाज की स्थापना का एक दर्पण है। दूसरा रासलीला, जिसमें कि कृष्ण के उदात्त चरित्र, एक निष्काम कर्म की प्रेरणा देता हुआ साहित्य, लोक नाट्य उसमें अपने स्थान बनाता है। तीसरा, उनकी पीड़ाएं, लोक की पीड़ाएं, लोक के कष्ट को अपनी वाणी देता हुआ लोक नाट्य है विदेशिया। ये सारे ऐसे और भी बहुत से। तो ऐसे इन सारी चीजों को विद्यार्थियों को बताना और उन्हें मूल्य और अपने रीति रिवाज और उनके त्योहार, उनके पर्व इत्यादि से परिचित कराने का एक उपक्रम ये पाठ्यक्रम है। हम अपनी दादी नानी से कहानियां सुनते हैं, उन कहानियों के अंत में हमेशा कोई ना कोई मूल्य दिया जाता है। कहानी हमेशा इस नोट पर खत्म होती है कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, या अंत में सब खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार के मूल्य और इस प्रकार की संस्कृति की धरोहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक श्रुति परंपरा के माध्यम से आती रही है। श्रुति परंपरा माने मौखिक रूप से। ये कहानियां आपको कहीं लिखी नहीं मिलती, ये नाटक आपको कहीं लिखे नहीं मिलते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के में धरोहर के रूप में जाते हैं। तो इस युग में और भी आवश्यकता हो गई है इस पेपर को पढ़ने की, जिससे कि आज का विद्यार्थी अपनी परंपरागत संस्कृति से परिचित हो सके। धन्यवाद। थैंक यू रेखा मैम। प्रिंसी, आपका माइक म्यूट था। Okay, sorry. Thank you, Rekha ma'am. So next, I would tell you about the paper offered by the economics department. The paper's name is Principle of Microeconomics 2. So I would suggest, although it is not mandatory, ये पेपर वही स्टूडेंट्स ले जो पहले प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 पढ़ चुके हैं, बिकॉज इट इज, एज यू सी द नेम, इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ फर्स्ट हाफ में जो हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं अबाउट डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी एंड लिटिल बिट अबाउट टैक्सेस एंड इम्पोर्ट, वो सब आपने पार्ट 1 में पढ़ा है। जो दूसरे कुछ पार्ट्स हैं वो हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो इट वुड बी बेटर जो स्टूडेंट हमारे साथ ही, मेरे साथ, वंदना मैम के साथ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो 1 पढ़ चुके हैं, वही स्टूडेंट्स इसको लें ताकि उन्हें वो कॉन्टिन्यूएशन समझ में आए। दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा, बिकॉज द सीट्स आर वेरी लिमिटेड, ओनली दो स्टूडेंट्स मस्ट ऑप्टेड जो इकोनॉमिक्स में अपनी माइनर डिग्री कंटिन्यू करना चाहते हैं 4th ईयर पूरा पढ़ने के बाद, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। आई वुड सजेस्ट सिर्फ वही लोग इसे लें जो स्टूडेंट्स की ऐसी मैंडेट नहीं है, वो स्टूडेंट्स इस पेपर को अवॉइड कर सकते हैं और कोई दूसरा पेपर ले सकते हैं। ऑलराइट, इन एडिशन टू दैट, इस पेपर में थोड़ा मैथमेटिकल एलिमेंट रहेगा, इसमें ग्राफ्स, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम्स, ये सब रहेगा। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होते, ग्राफिकल एनालिसिस के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, तो ये पेपर वही स्टूडेंट्स ऑप्ट करें जो कंफर्टेबल है इन चीज़ों के साथ। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू enjoy the paper and score as well as you might do in other papers. बाकी ये सबके लिए ओपन है, बट दीज आर सम सजेशंस। और जिन स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना है वो जल्दी ही अपने फॉर्म्स भर दे। जिनको जो एडमेंट है पेपर लेने के लिए वो सबसे पहले अपना फॉर्म भर दे, क्योंकि सीट्स इसमें बहुत ही लिमिटेड है।
Okay, after that, being the GE coordinator, I would just like to conclude कि अभी आप लोगों ने 5 departments के papers के बारे में सुना. 4 more departments are offering their papers, pole science, history, संस्कृत and music. उन papers के बारे में हम आपको part 2 इस वीडियो का जो है उसमें बताएंगे. So please watch that. Thank you.